तो मध्य प्रदेश के इतिहास, साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में कल हमने बात की थी इतिहास क्या होता है। इसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की बात की। प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश के संदर्भ में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की बात की। फिर इसके बाद हमने बात की रॉबर्ट ब्रूसफुट की, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इनका काम है 1863 में इन्होंने सबसे पहले मद्रास के निकट पल्लवरम से पहला हैंडेक्स उपकरण प्राप्त किया था। प्रश्न बन चुका है, इन पर आता है। इसके बाद में आपसे मैंने ये भी बताया था कि आदि मानव, ये प्रिमिटिव मेंस के संदर्भ में क्या बात है हमारे देश में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी नहीं। वहीं इनकी आरंभिक गतिविधियों के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिलेंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र से। दूसरी तरफ ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक जो संस्था है, वो आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है। इसी तरह से एक और संस्था है जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार पूछी गई है, उसका नाम है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है और यह भी भारत सरकार के संस्कृति विभाग से जुड़ी हुई है। इसके बाद पुरापाषाण काल में हमने देखा कि किस तरह के स्वरूप हैं। ये नदी घाटियों, पहाड़ियों, कंदराओं में आदि में रह रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ये आदमगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ की गुफाएं हैं। ठीक है, गुफाएं हैं, पहाड़ी कगारें। ये भीमबेटका की गुफाओं का चित्र है, अगर आप ध्यान दीजिएगा। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस तरह का उस समय ये किस तरह का जीवन जी रहे थे। नदियों घाटियों के बारे में मैंने चर्चा की थी आपको, वैश्विक स्तर की संस्कृतियों की। नाइल रिवर सिविलाइजेशन हो, होंग हो नदी घाटी सिविलाइजेशन हो, यूफ्रेटस या टिग्रिस रिवर सिविलाइजेशन हो, या फिर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोल रहे हैं। इस तरह की बातें हमने की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भैया जो हमारा पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र है वहाँ पर मानव गतिविधियाँ सबसे पहले देखी गई है, हथनोरा, भीमबेटका आदि। फिर मैंने आपको इस समय के उपकरणों के बारे में बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया चॉपर के बारे में, मैंने आपको बताया चॉपिंग के बारे में, मैंने आपको बताया हैंडेक्स क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्लेवर के बारे में बताया, ब्लेड उपकरण के बारे में चर्चा हुई, हमारी स्क्रेपर के बारे में चर्चा हुई, बरिन्स के बारे में जिसको हम खोदनी बोलते हैं, हड्डियों के उपकरणों के बारे में चर्चा हुई। साथ ही साथ फिर हमने देखे कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के संदर्भ में नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, हिरण तथा बाघ तथा बीना नदी घाटी क्षेत्र में आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने को मिलेंगी। फिर हमने एक एक करके इन साइट्स पे बात की, जैसे कि होशंगाबाद जिले का आदमगढ़। ठीक है, इसके बाद में भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में है, भोपाल के निकट ही है, और रुणीजा जो कि उज्जैन में है, ये आपके लिए पुरापाषाण काल स्थल है। वहीं दमोह में स्थित हट्टा जो कि हिरण नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से बाघ नदी घाटी, ध्यान रखें बाघ की गुफाएं धार जिले में है, परंतु बाघ नदी घाटी आपको मिलेगी सिवनी जिले में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में। फिर हमने बात की एरिकेन या एरण क्षेत्र में। फिर इसी तरह से हमने हथनोरा की बात की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मानव खोपड़ी मिली जिसे हमने नर्मदा मानव का कहा। क्या कहा? हथनोरा से एक मानव कंकाल मिला है, उसमें खोपड़ी है जिसको हमने क्या कहा? नर्मदा मानव। भीमबेटका बता ही चुका हूँ मैं आपको। इसी तरह से कुछ अन्य साइट्स भी हैं जैसे कि हथनोरा सीहोर का है, भीमबेटका रायसेन जिले में है, आदमगढ़ में, होशंगाबाद है। इसके बाद मैंने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हमारा भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहली बात तो है कि इसके खोजकर्ता कौन है। आंसर मिलेगा आपको वी.एस. वाकणकर, 1957-58 में इन्होंने खोज की थी। दूसरी बात, कहाँ पर स्थित है, लोकेशन क्या है, आपको मिलेगा रायसेन जिले में। यह भी प्रश्न पूछा गया है। किस लिए प्रसिद्ध है? शिलाश्रय या शैल चित्रों के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ष 2003 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो भीमबेटका एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है बच्चों। इसके बाद बताया था कि भैया मध्य पाषाण काल का समय, जिसको हम लघु उपकरणों का काल बोलते हैं, माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं, और उसका कारण यही कि बहुत छोटे छोटे सोफिस्टिकेटेड जो पाषाण उपकरण हैं ये प्रयोग में आ रहे हैं। इन उपकरणों के बारे में डिटेल्स में चर्चा की थी मैंने, कल इनको बताया भी था आपको स्पष्ट रूप से। इसके बाद इनके कुछ प्रमुख स्थलों को बताया मैंने, जिसमें अधिकांश स्थल वही हैं जो कि पुरापाषाण कालीन है, जैसे कि आदमगढ़ आपका होशंगाबाद जिले में, वहीं आपका कोलार कठोतिया क्षेत्र सीहोर जिले में। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कोलार कठोतिया क्षेत्र मध्य पाषाणिक स्थल है और कहाँ स्थित है, आंसर करना है आपको, सीहोर में। इसी तरह से लम्हेटा आपको जबलपुर में है, जो कि मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी तरह से एरिकेन, एरण आपका बीना नदी घाटी क्षेत्र में।
आवरा मंदसौर में मिलेगा आपको, और वहीं रुनीजा आपको उज्जैन क्षेत्र में मिलेगा। अब मध्य पाषाण काल के संदर्भ में मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी कि इसी समय हमने पशुपालन सीख लिया था। एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत इसी समय हुई थी, और हमने यह भी बताया था कि पहला पशु जो इस समय पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान दे दीजिए, आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर पशुपालन के सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया था राजस्थान का भीलवाड़ा जिले का बागोर, राजस्थान के कोठारी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है बागोर, और यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ओल्डेस्ट ऐसा स्थल है, ऐसी साइट है जहां पर आपको क्या मिला है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नवपाषाण काल की, और मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास, साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे नवपाषाण काल की। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कुछ बेसिक्स कि ये जो न्यूलिथिक शब्द है, नवपाषाणकालीन शब्द, ये कहाँ से आया, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति का सर जॉन लुबाक आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक एक पुस्तक है, वहां पर इन्होंने 1865 में न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, ध्यान दीजिएगा। अब नवपाषाण काल के संदर्भ में एक बात की जाती है नवपाषाणकालीन क्रांति की, रेवोल्यूशन की। अब देखिए, रेवोल्यूशन शब्द बड़े ही सतर्कता पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। 1857 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये जो क्रांति शब्द है ये आपको बताता है, इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ऐसा परिवर्तन जो कि फंडामेंटल हो और जिसके प्रभाव बहुत लॉन्ग टर्म तक हो, जिसने आमूलचूल परिवर्तन किए हों, बेसिक चेंज जो कि सब कुछ बदल के रख दे। नवपाषाण काल में कुछ ऐसा हुआ जिसने संपूर्ण मानव सभ्यता को बदल के रख दिया। जैसे कि एक ऐसा काम जो कि आज भी मानव सभ्यता का आधार है, जैसे सबसे पहली बार स्थायी कृषि का आरंभ हुआ कब, नवपाषाण काल में। पहला प्रश्न आज का जो कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में या मध्य प्रदेश में या विश्व में सबसे पहली बार स्थायी कृषि कब आरंभ हुई, उत्तर मिलेगा आपको नवपाषाण काल, न्यूलिथिक टाइम पीरियड। भारत के संदर्भ में यह 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच का कोई टाइम है। एविडेंस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का मेहरगढ़, यह वह स्थान है जहां पर भारत में या कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं कुछ नए शोध आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का लहुरा देव, कौन सा देव, लहुरा देव, वह स्थान है जहां पर मेहरगढ़ से भी प्राचीन लगभग 3000 साल और पीछे चले जाइए, आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व के लगभग की अगर आप बात करें तो लहुरा देव से आपको 10,000 ईसा पूर्व के एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलेंगे। वहीं अगर लहुरा देव नहीं आए तो आपको आंसर क्या करना है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कौन सा स्थल है, पहली बात कि यह नवपाषाण कालीन स्थल है, और मेहरगढ़ से ही फिर प्राग हड़प्पा स्थल, फिर परिपक्व हड़प्पा स्थल। तो मेहरगढ़ एक ऐसी साइड है बच्चों जहां पर पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल और फिर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं। एकदम क्लियर हुआ आपको। तो मेहरगढ़ को भूलना नहीं है। मेहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कृषि के या एग्रीकल्चर सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है। एक अन्य नाम मैंने आपको बताया लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इस लहुरा देव में आपको मेहरगढ़ से प्राचीन कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात की कृषि कार्य या स्थायी कृषि कब आरंभ हुई है, तो उत्तर मिलेगा आपको नवपाषाण काल में। दूसरी बात, इससे पहले क्या पशुपालन आरंभ हो चुका, तो मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन आरंभ हो चुका था। नवपाषाण काल में कृषि आरंभ हुई और पशुपालन का आरंभ कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। मेहरगढ़ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर गेहूं की 3 तथा जौ की 2 किस्में मिली हैं। इसी संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा ऐसा अनाज है, वह कौन सा ऐसा फूड ग्रेन है जो कि विश्व भर में या फिर मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया, तो उसको उत्तर मिलेगा जौ। अगर आप ध्यान दीजिए, ये जौ वही है जो कि आप यज्ञ आदि करते समय इसका उपयोग करते हैं। तो जौ एक ऐसा अनाज है जिसका प्रयोग सबसे पहली बार हुआ है मानव सभ्यता के इतिहास में। तो नवपाषाण काल में उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी, जौ। दूसरा प्रयोग
या फिर दूसरा एक ऐसा काम जो कि नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो है अग्नि का नियंत्रित प्रयोग। देखिए, आग से परिचित तो हम प्रागैतिहासिक काल के आरंभ से ही थे। पूरा पाषाण काल में भी हम देखते थे, मध्य पाषाण काल में भी हम देखते थे, परंतु आग से डरते थे। ध्यान दीजिए, आग का प्रयोग करना सीखा हमने नवपाषाण काल में। ये पहली बार ऐसा है जब हम आग का प्रयोग करके हम तांबा नामक धातु का प्रयोग करना शुरू करेंगे। और ये सब काम कब शुरू होगा? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से पहले क्या मानव आग को नहीं जानता है? उत्तर है, जानता है। वह देख रहा है, परंतु वो आग से भयभीत है, वो आग से डरता है। आग का नियंत्रित प्रयोग नवपाषाण काल की पहचान है, और आज भी हम इसी आग की शक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व में एकाधिकार बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने नवपाषाण काल में किया, वो था पहिए का आविष्कार। अब पहिए के बारे में सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि ये पहिया जो आप दिखाई दे रहा है, ये पाषाण का है, पत्थर का है। नवपाषाण काल में हमने परिवहन आरंभ कर दिया था। परिवहन में हमने पहिए का प्रयोग आरंभ कर दिया। देखिए, पहिए का प्रयोग मानव सभ्यता के विस्तार में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे आज इंदौर से कल भोपाल पहुंचना है, क्या मुश्किल है? 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। या फिर ऐसा हो कि हमें क्या करना पड़े? हमें करना पड़े कि हम आगे बढ़े और कहें कि भैया हमें अमेरिका जाना है, वायुयान का प्रयोग कीजिए, आप 6 घंटे में अमेरिका पहुंच जाइए। दिल्ली जाना है, 2 घंटे में पहुंच जाइए। ये कैसे हुआ? ये वही पहिया है जिसने परिवहन को आसान बनाया। पहिए का प्रारंभिक प्रयोग नवपाषाण काल में। क्लियर हुआ बच्चों? दूसरी बात, ये जो पहिया है ये ठोस आकृति वाला है, यह तीली वाला या फॉक वाला पहिया नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। हमारे देश में फॉक वाले जो व्हील है वो वैदिक सभ्यता या आर्यन सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हैं। उनके रथों में जो पहिए थे वो ठोस नहीं थे, बल्कि कैसे थे? तीली वाले या आरी वाले पहिए, जिनका प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में ही हमने ग्रामीण या स्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिया था। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमने धातु का प्रयोग करना भी आरंभ किया है। कब? नवपाषाण काल में हम तांबा धातु का भी प्रयोग कर रहे हैं। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं, शुरुआत करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में सबसे पहला परिवर्तन, ये सबसे पहला प्रयोग हमने स्थायी कृषि का आरंभ किया है। कृषि के आरंभ के संदर्भ में हमने बताया कि गेहूं और जौ की कृषि हो रही है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ के अलावा लहुरा देव नामक एक स्थान है जहां से भी आपको ओल्डेस्ट एविडेंस मिले हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम अनाज जिसका हमने प्रयोग किया वो जौ था। इसके बाद आग का प्रयोग, आग का नियंत्रित प्रयोग, कंट्रोल्ड फायर पावर का यूज करना हमने सीखा है नवपाषाण काल में। इससे पहले पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल में हम आग को जानते थे, किंतु इसका समुचित प्रयोग हमने कब सीखा है? नवपाषाण काल में। फिर पहिए का आविष्कार किया, परिवहन के साधनों में पहिए का प्रयोग करना हमने नवपाषाण काल में ही सीखा है। पशुपालन हम मध्य पाषाण काल में ही सीख गए थे। एविडेंस कहाँ से मिले? होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से। इसके बाद हमने छोटे छोटे गांव बसाना सीख लिया, ग्रामीण जीवन का प्रारंभ हो गया, और यही ग्रामीण जीवन आगे विकसित होते हुए नगरों के रूप में विकसित होगा जब आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि तांबा धातु का प्रगलन हमने सीख लिया। हमने पहली धातु तांबे का प्रयोग करना सीखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व में वह कौन सी ऐसी धातु है जिसका प्रयोग हमने सबसे पहले करना सीखा, तो उत्तर है तांबा। दूसरी बात, एविडेंस कहाँ से मिलेंगे? आंसर मिलेगा फिर से मेहरगढ़ आपका। हमने तांबे के उपकरण बना लिए। इससे पहले हमारे पास जितने भी उपकरण थे वो सभी पाषाणों के थे, पत्थरों के थे, परंतु अब जो उपकरण है वो हमारे पास कैसे हैं? वो उपकरण है तांबे के। इसके बाद में मैं आपको बता चुका हूं कि पहली प्रयोग की गई धातु तांबा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल एक ऐसा समय है जब हमने पहली बार ग्रेवयार्ड्स या कब्रें बनाई। इससे पहले हमें कोई कब्र नहीं। जैसे कि आप देखते होंगे कि पशु पक्षी या मानव के अतिरिक्त जो अन्य जीव जंतु हैं वो अंत्येष्टि क्रिया नहीं करते हैं, ना वो अपने साथ वालों को जलाते हैं मृत्यु के बाद में, ना ही दफनाते हैं, परंतु मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो ये कार्य करता है। ईश्वर ना करे कि कभी आपके परिवार में ऐसा हो या सगे संबंधियों में, परंतु जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि मानव पूरे तौर तरीके से, विधि सम्मत तरीके से अपने परिजनों को परलोक गमन की व्यवस्था करता है।
ध्यान दीजिएगा, अंत्येष्टि संस्कार ये बताता है कि अब हमारा पारलौकिक जीवन में विश्वास, स्वर्ग नरक आदि में विश्वास हो गया है। पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के आरंभ तक मानव यह नहीं समझता है, वो यह विश्वास नहीं कर पाया है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता है, परंतु नव पाषाण काल तक आते आते वो ईश्वर जैसी सत्ताओं में विश्वास करना शुरू कर चुका है। पहली बार हमें कब्रें मध्य पाषाण काल में दिखाई देगी और नव पाषाण काल में कुछ ऐसी कब्रें मिलेगी जहां पर मानव के साथ अन्य पशु पक्षियों को भी दफनाया गया है। जैसे कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का है, मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र है जिसमें मानव के साथ में एक बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। अब मानव के साथ एक बकरी को क्यों दफना रहे? जैसे एक पशु है जो कि आपके लिए यहाँ पर उपयोगी है, आप परलोक में जाएंगे तो फिर वो पशु अगर आपको आवश्यकता लगेगी तो क्या करेंगे? तो उसको साथ में भेज दो। इसी तरह से नव पाषाण काल की एक स्थल है जो कि एमपी के संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं परंतु नेशनल लेवल पर पूछी जाती है, वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम एक ऐसी जगह है जहां पर मानव के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। अब कुत्ता क्या हो गया? कुत्ता मानव का साथी है। मध्य पाषाण काल का पहला पशु जिसको हमने पालतू बनाया वो मानव का सहयोगी है। अब मानव या मालिक मर गया है तो कुत्ते को साथ में दफनाया ताकि परलोक में उसको कुत्ते की जरूरत पड़े तो वो उसका उपयोग कर सके। दूसरा, मध्य पाषाण कब्रों से ही हमें कुछ उपकरण तथा अनगढ़ प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। वहीं नव पाषाण काल में हम देखते हैं कि ये वस्तुएं लगातार कब्रों से मिल रही, यानी कि मानव ये सोचता है कि इन चीजों की आवश्यकता अगर यहाँ पर है तो परलोक में भी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत अच्छी बात, आइए ये डाल देते हैं। तो मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन, पत्थरों के उपकरण, नव पाषाण काल में बकरी तथा कुत्ता, और यही प्रथा आगे आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। तो आप देखेंगे लोथल से भी आपको युग्म समाधियां मिलेंगी और ये विकास गुप्त काल तक पहुंचते पहुंचते सती प्रथा के रूप में हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि एरण अभिलेख में, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का एरण अभिलेख में आपको जानकारी मिलेगी सती प्रथा के प्रारंभिक ऐतिहासिक साक्ष्यों की। पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य मिलेगा आपको एरण अभिलेख का। एरण अभिलेख में बताया गया है कि भालू मारा गया युद्ध में, अब उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। सती प्रथा के आरंभिक साक्ष्य या पहले साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य सागर जिले के एरण अभिलेख से मिले। मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन मानव के लिए वस्तु है, नव पाषाण काल में कुत्ता तथा बकरी उसके लिए वस्तु है, और अब धीरे धीरे स्त्री भी क्या हो जाएगी? उसके लिए वस्तु हो जाएगी जब वो उसके लिए सती के रूप में परलोक पहुंचने वाली है। तो इस बातों को आप समझे, मानव इतिहास को आपको समझना होगा, जानना होगा। इसके बाद अब ये देखिए कि नव पाषाण काल में आकर पहली बार हमें झोपड़े तथा ईंटों के बने आवास दिखते हैं। ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल संरचना है मेहरगढ़ की, और अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये मेहरगढ़ के घर का एक चित्र है जिसमें 4 कमरे बने हुए हैं, एंट्री है प्रॉपर और एग्जिट भी है। तो धीरे धीरे कच्ची मिट्टी के मकान बनने लगे हैं, ग्रामीण विकास होने लगा है, और जो उपकरण है नव पाषाण काल में वो पहले से बेहतर हो गए। सबसे पहली बात तो ये है कि तांबा धातु का प्रयोग होने लगा। दूसरी बार कि हसिया, कुल्हाड़ी जैसे उपकरणों का प्रयोग हो रहा। मिट्टी के बर्तन ज़्यादा बेहतर और पॉलिश्ड बन रहे। पहली बार हमें बेहतर उपकरण देखने को मिले हैं नव पाषाण काल में। और अगर आप नव पाषाण कालीन साइट्स की बात करेंगे तो पूरा भारत भरा पड़ा है इससे। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। नर्मदा घाटी, काली सिंध, चंबल घाटी, बीना, हिरण तथा सोन नदी घाटियों में भी आपको दिखेंगे। अब अगर आपको नव पाषाण कालीन ये जो साइट्स है यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये सारे एविडेंस आपको भी यहाँ से मिलेंगे। जैसे अग्नि का प्रयोग हो रहा है, पशुपालन कृषि व्यवस्थित तरीके से हो रही है, परिवहन के रूप में पहिए का प्रयोग हो रहा है, कच्ची ईंटों के आवास मिल रहे हैं, कब्रें मिल रही हैं, ठीक है, पॉलिश्ड मृदभांड मिल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश की जो नव पाषाण कालीन साइट्स है वो यहाँ पर सब कुछ इसी तरह की बातें बताई जा रही है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये जो नव पाषाण कालीन प्रवृत्तियां हैं ये आपने देखी, और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ताम्र प्रस्तरकालीन घटनाक्रम से। देखिए, मैंने आपको बताया कि मानव ने शुरुआत में ही पत्थरों का प्रयोग करना सीखा उपकरणों के रूप में, क्योंकि वह धातु का प्रयोग करना नहीं जानता है। किंतु पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद जब वो नव पाषाण काल में पहुंचा तब उसने तांबा धातु का प्रयोग करना शुरू किया। परंतु अभी भी जो अधिकांश जो उपकरण थे उसके पत्थरों के बने हुए थे। तब हम कुछ ऐसी संस्कृतियां देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं,
ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल समाप्त। नवपाषाण काल के बाद में हमें बहुत सारी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पर चर्चा करनी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे कल्चरल साइट्स मिलेंगी जहाँ पर तांबे के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है और बड़ी मात्रा में पाषाण या पत्थर के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, जिसे हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। दूसरे संदर्भ में हम इसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक सभ्यता। साइट्स की बात करें तो पूरा का पूरा भारत फिर से आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो अहार, गिलुंत, बालाथल, एरण, कायथा, नवदाटोली, ये वो ऐसा एरिया है जो कि आपके लिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 1800 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा काल के बाद का समय भी है जो कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में कवर हो रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी नर्मदा घाटी जो साइट्स हैं हमारी वहां पर दिखाई देगा। एक एक करके बात करें, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, इस मैप पर बहुत महत्वपूर्ण है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संदर्भ में चर्चा हो रही है। उज्जैन जिले में आपको रुनीजा मिलेगा, कायथा मिलेगा और डांगवाल, ये तीन ऐसी साइट्स हैं जो कि प्रागैतिहासिक कालीन तो है ही, किंतु यहाँ पर आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मिलेंगी। इसके अलावा मंदसौर जिले में इंद्रगढ़ तथा आवरा मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़े तो खरगोन जिले में मिलेगा नवदाटोली, खंडवा में मिलेगा आपका अट्टूट खास। ध्यान दीजिएगा, खंडवा जिले में मिलेगा आपको अट्टूट खास। वहीं थोड़ा सा आगे बढ़े तो बालाघाट में मिलेगा धुरिया, सागर में मिलेगा एरण और वहीं रायसेन में मिलेगा लोरका। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, आपसे ये साइट्स पूछी जाएंगी। डांगवाल, कायथा तथा रुनीजा ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। आवरा तथा इंद्रगढ़ जो ताम्र पाषाणिक स्थल है वो मिलेंगे आपको मंदसौर में। इसी तरह से खरगोन में मिलेगा नवदाटोली, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में नवदाटोली। खंडवा में मिलेगा अटूट खास, वहीं रायसेन जिले में मिलेगा लोरका, सागर में मिलेगा एरण और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे बालाघाट में मिलेगा आपको धुरिया। ये वो स्थल है जो कि ताम्र पाषाणिक हैं। इनकी लोकेशन आपसे पूछी जाएगी। रहन सहन कैसा है, साक्ष्य क्या है? रहन सहन वही ईंटों से बने आवास मिलेंगे, रसोई घर के भी प्रमाण हैं, लाल काले मृदभांड मिलेंगे, तांबे तथा स्वर्ण मनके मिलेंगे और बाकी अन्य जो गतिविधियां हैं वो। अब हम सीधे काम की बात पे आ जाते हैं। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 3 नंबर वाला प्रश्न आपके सामने है। डांगवाल आपको सीधे देंगे, डांगवाल। आइए बात करें तो सबसे पहली बात, उज्जैन के निकट 32 किलोमीटर दूरी पर यानी कि उज्जैन जिले में स्थित है। खोजकर्ता कौन है या खुदाई किसने की है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई है। यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल एवं ताम्र प्रस्तर युग से लेकर परमार वंश तक के प्रमाण मिलते हैं। मध्य काल तक यहाँ के एविडेंसेस आपको मिलेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। साक्ष्यों में क्या मिलेंगे? ज्वार, जौ, गेहूं, नीलगाय, हिरण आदि की जली हुई हड्डियां भी मिलेंगी। तो कुल मिलाकर मुद्दा क्या है? प्रश्न पूछा जाएगा डांगवाल। डांगवाल क्या है? डांगवाल है आपका एक ताम्र पाषाणिक स्थल, प्रागैतिहासिक स्थल जो कि उज्जैन में है। खोज या यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है वो उज्जैन यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर परमार काल तक के एविडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो है कायथा। कौन सा स्थल है बच्चों? कायथा। और कायथा को अगर आपको ढूंढना है तो फिर से जाना पड़ेगा आपको उज्जैन में ही। कायथा के बारे में पहली बात, अवस्थिति कहाँ पर है? उज्जैन में है। खोजकर्ता कौन है? विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिसको आप बोलते हैं वीएस वाकणकर। यह छोटी कालीसी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे साक्ष्यों की तो भरमार है। 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के 6 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें ताम्र प्रस्तर युग है, आहाड़ बनास तुल्य स्तर हैं, हड़प्पा संस्कृति के हैं। कुल मिलाकर मध्यकाल तक के एविडेंसेस आपको मिलते हैं। अब आ जाइए आवरा पर। आवरा जो कि मंदसौर जिले में है। ध्यान दीजिएगा, आवरा की लोकेशन महत्वपूर्ण है। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट आवरा, मंदसौर के चंदवासा के समीप है यह स्थल। उत्खनन वर्ष है 1960-61। उत्खनन करता या खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर त्रिवेदी। फिर से प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्य मराठा युग तक आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी। इसके बाद में आ जाइए इंद्रगढ़ जो कि मंदसौर जिले में ही स्थित है।
मंदसौर जिले का इंदगौड़ है, खोज करता है वीएस वाकणकर। इसके बाद आपसे साक्ष्य पूछे जाएंगे तो राष्ट्रकूट राजा नलवर द्वारा बनाए गए शिव मंदिर के प्रमाण है। बस्ती क्षेत्र में मुस्लिम कालीन बस्ती है, नरकंकाल प्राप्त हुआ है। यह स्थिति है इंद्रगढ़ की। ये सभी 3 अंकीय मुख्य परीक्षा तथा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सबसे महत्वपूर्ण है लोकेशन। इसके बाद आ जाइए एरण या एरिकेन। सागर जिले का एरण का प्राचीन नाम है एरिकेन, जो कि सागर जिले में स्थित है। सागर से 47 किलोमीटर दूर आपको दिखाई देगा। खोजकर्ता कौन है? के.डी. वाजपेयी। कौन है? के.डी. वाजपेयी, 1960-61। इसके बाद में आप देखेंगे कि ताम्रप्रस्तर युग से लेकर मुस्लिम काल तक यानी कि मध्यकाल तक के एविडेंस मिले हैं। और एक विशेष इंपॉर्टेंस जो कि एरण से जुड़ा हुआ है वो है 510 AD का गुप्त काल का एरण अभिलेख, जो कि भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। इसके बाद आ जाइए कसरावत से। तो कसरावत कहाँ पर है? सबसे पहली बात खरगोन जिले में मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, खरगोन जिले में मिलेगा आपको कसरावत। खोज जो हुई थी वह प्रथम उत्खनन तो 1931, परंतु मुख्य कार्य जो हुआ है वही हमारे वीएस वाकणकर द्वारा। मौर्य से लेकर मौर्योत्तर काल और फिर बाद में मराठा युगीन, यानी कि एक लंबे समय तक के एविडेंसेस यहाँ पर मिल रहे हैं। अशोक के स्तूप भी मिले हैं, 11वीं शताब्दी के जैन प्रतिमाएं भी मिली हैं। एक प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है, नवदा टोली लोकेशन बता दो जरा बच्चे। नवदा टोली मिलेंगी आपको खरगोन जिले में, बहुत अच्छी बात है, महेश्वर के समीप है। माहिष्मती नगर जो था पहले जिला खरगोन है। उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के द्वारा किया गया है। ताम्रप्रस्तर युग से लेकर मराठा युग तक के प्रमाण मिलेंगे नवदा टोली से। परंतु नवदा टोली के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको इस चित्र पर दिखाई दे रही होगी, वो है मालवा मृदभांड। देखिए नवदा टोली जो है यहाँ पर मिट्टी के पॉलिशदार मृदभांड मिले, और ये जो मृदभांड बने हैं ये इतनी अच्छी गुणवत्ता के हैं जो कि काले तथा लाल रंग के हैं। लाल काले मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेट्स बोलते हैं इनको। ये इतनी बेहतर क्वालिटी के हैं कि सभी ताम्र पाषाणिक बस्तियों या संस्कृतियों में सबसे बेहतर है। इसकी प्रसिद्धि काफी महत्वपूर्ण है। नवदा टोली इसलिए प्रसिद्ध रहा है बच्चों, इसीलिए इन मृदभांडों को नाम दिया गया मालवा मृदभांड। क्या नाम दिया गया? मालवा मृदभांड। और ये काफी प्रसिद्ध है, आईएएस प्रीलिम्स तक भी इसमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में एक अन्य ताम्र पाषाणिक जो स्थल है वो हमारा भीमबेटका। भीमबेटका पर कई सैकड़ों बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। खोजकर्ता कौन है? 1956-57 में वीएस वाकणकर। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, एक पूरा का पूरा एक लंबा दौर है जहाँ पर मानव के रहने के साक्ष्य हमें मिले हैं। यहाँ पर शैलाश्रय के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न रंगों, प्राकृतिक रंगों से बने शैल चित्र मिले हैं। यहाँ पर 700 से ज़्यादा गुफाएं मिली हैं। इसके अलावा वर्ष 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है? आंसर आपको पता है, उत्तर मिलेगा आपको भीमबेटका। रायसेन जिले में स्थित है। 57-58 में वाकणकर द्वारा महोदय द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई है। शैल चित्र मिलते हैं, रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो कि पूछा जा चुका है, भीमबेटका स्थित है, बताइए कहाँ पर है? उत्तर है रायसेन जिले में। रायसेन जिले का भीमबेटका। और यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं ये भीमबेटका के ओरिजिनल चित्र हैं बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि शिकार करता हुआ, इसके अलावा एक समूह में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, परंतु इनमें एक भी ऐसा चित्र नहीं है जहाँ पर ईश्वर संबंधी कोई चित्रांकन हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो चित्र हैं यह गैर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं बच्चों। ठीक, तो भीमबेटका लिख के रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेगा। आइए अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ मिलेगा? नर्मदा घाटी क्षेत्र में, नर्मदापुरम संभाग में। ये यूं कहें कि होशंगाबाद जिले में या नर्मदापुरम संभाग में। खोजकर्ता कौन है? जोशी एवं खरे साहब। और यहाँ पर पाषाण युग के शैल चित्र मिले हैं। जिस तरह से भीमबेटका प्रसिद्ध, उसके बाद में शैल चित्रों के लिए आपको मिलेगा आदमगढ़। ये जो दो चित्र आप देख पा रहे हैं ये आदमगढ़ की ओरिजिनल इमेजेस हैं और वहीं से ली गई है। यहाँ पर आदमगढ़ के कुछ ऐसे चित्र हैं जहाँ पर शिकार करने के और एक बार
यहाँ पर एक घोड़े जैसा जीव बताया गया जिसपे एक व्यक्ति सवारी कर रहा है, जिसके हाथ में हथियार है। आदि मानव के साक्ष्य हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो गुफा आप देख पा रहे हैं, ये आदमगढ़ की ओरिजिनल गुफा है। अगर आप कभी भी आदमगढ़ घूमने जाएंगे तो आपको सबसे पहले मौका यहीं जाने का मिलेगा। चलिए, प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारत में पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिले? आंसर बता दीजिए। उत्तर है आदमगढ़, जो कि प्रागैतिहासिक कालीन है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का ही एक भाग है। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में है और हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में जोड़ा जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल शामिल है। बाकी जो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी वो यही है। पहला पशु कुत्ता है जिसे पालतू बनाया गया, राजस्थान का बागोर है। और इस तरह के कई और प्रश्न हैं जो कि आपको ऐप पर देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, टारगेटेड टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो पैकेज में देखने को मिलेंगे बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न, भारत में पशुपालन के किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो पहला ही जो ऑप्शन है आदमगढ़, वही आपका सही आंसर है। साथ में अगर बागोर होता तो भी आप उसको लगा सकते थे। तो मध्य प्रदेश ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का जो आदमगढ़ है वहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ के साथ साथ राजस्थान का जो बागौर है वह भी समकालीन है और वह भी शामिल किया जाता है ओल्डेस्ट एविडेंसेस के लिए। कुत्ता पहला पशु था जिसे पालतू बनाया गया। और इस तरह से बच्चों आप देखें कि हमने हड़प्पा सभ्यता से पहले तक का सारा मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लिया है, समझ लिया है और संभावित प्रश्नों को भी सॉल्व किया है।